हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो 9th क्लास एसएस का जो सिविक्स पार्ट है अपना, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो लोकतंत्र का विस्तार है संसार में वो एक समान नहीं है, और आज हम ये कह सकते हैं कि जो कम से कम यानी 100 से ज़्यादा जो देश हैं उनमें लोकतांत्रिक सरकारें जो है वो कायम कर रही है, अपना शासन जो है वो चला रही है लोकतांत्रिक तरीके से। उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक संविधान है, वहाँ के लोगों को कुछ फंडामेंटल्स, कुछ मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान की गई हैं, जैसे उनको बैठक बुलाने का, सभा बुलाने का, विचार अभिव्यक्ति का, या रूल ऑफ लॉ कानून का शासन है, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशंस है, जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार, इस प्रकार उनके कुछ अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कुछ मूलभूत उनको सुविधाएं भी प्रदान करता है कॉन्स्टिट्यूशंस, और उसकी सुपरमेसी भी, सर्वोच्चता भी उसकी सिद्ध की गई है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा, ये टॉपिक जो था हमारा कि लोकतंत्र के दो किस्से। तो जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक छोटा सा देश है चिले, आपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चिले के अंदर जो राष्ट्रपति ओलेंदे की जो गवर्नमेंट थी और वो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो कर रही थी, उस विचारधारा को वो फॉलो कर रही थी, और उस विचारधारा से प्रेरित होकर के उसने मजदूर गरीबों के लिए बहुत सी अपनी मतलब प्लान बनाई, और वो एमएनसीज यानी कि जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, उसके अगेंस्ट था। तो कैसे अमेरिका वहाँ इंटरफेयर करता है, उसके जो जनरल पिनोसे है उसको मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है, उसको पैसा पहुंचा रहा है। और उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ओएनडे की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके भी बहुत से अपने देश के अंदर विरोधी थे, जैसे चर्च के लोग थे, बड़े जमींदार थे, अमीर जो लोग थे, उनकी इस पॉलिसी से वो काफ़ी खफा थे, नाराज़ थे। जैसे उसने मजदूरों के लिए मुफ्त राशनिंग की व्यवस्था की, दूध जो है उसको बांटा गया, या जैसे एजुकेशन को कंपलसरी किया गया, और जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको नेशनलाइज किया गया। तो अमेरिका और वहाँ की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, कैसे चिले के अंदर राष्ट्रपति ओएनडे का तख्ता पलट कर देते हैं, राष्ट्रपति भवन पर अटैक करके उसकी हत्या कर देते हैं, और फिर अगस्त जो पिनोसे है वो फिर एक तानाशाह रहता है 1988 तक। और फिर जनरल बैसले जो उस समय नौसेना का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, वो उसने सैनिक तख्ता पलट में भाग लेने से मना कर दिया था। उसकी पत्नी और उसकी बेटी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। और कैसे मतलब लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे, उन फंडामेंटल राइट्स को जो है उन्होंने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस को ही बदल डाला, और एक मनमानी तरीके से उसने अपने शासन किया देश के ऊपर। वो काफ़ी करप्टेड भी था और क्रूर भी था साथ के साथ। फिर जनरल बैसले की जो बेटी है मिशेल बैसले जो है वो जेल से बाहर आती है, और वो कैसे जो है ना फिर से डेमोक्रेसी को रिस्टोर कराती है चिले के अंदर, और उसका काफ़ी एक लंबा प्रोसेस भी है, हालांकि उसने खूब यातना भी सही है। तो दूसरा जो हम, और फिर उसने डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया चिले के अंदर। दूसरा जो हमारा किस्सा है वो है पोलैंड का। आज हम जो पोलैंड है उसके अंदर जो घटना घटित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पोलैंड जो है वो पूर्वी जो यूरोप है उस पूर्वी यूरोप का एक देश है, और इस पोलैंड के ऊपर जो एक कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है वो शासन कर रही थी। और उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो थी सोशलिस्ट। उसके अंदर जो पोलैंड के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जो दल था, उसका नाम था पोलिश वर्कर्स पार्टी, पोलिश वर्कर्स पार्टी। और इस पोलिश वर्कर पार्टी का जो लीडर था, जिसकी उस समय सत्ता थी, उसका नाम था जारूजेल्स्की। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि भी उस समय संसार के अंदर जो कोल्ड वार चल रहा था, जो शीत युद्ध चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोलैंड है, वो पोलैंड के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो शासन कर रही थी, पोलिश वर्कर्स पार्टी, जिसका नेता जारुजेल्स्की था, और इसके ऊपर यूएसएसआर का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? यूएसएसआर का, यूनाइटेड स्टेट सोवियत ऑफ रिपब्लिक। जो साम्यवादी जो विचारधारा है उसको फॉलो कर रहा था ये, और पूर्वी जो यूरोप है उसका देश है पोलैंड। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ भी कम्युनिस्ट सरकारें होती हैं या जो साम्यवादी विचारधारा की जो गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट में कुछ जो कोई भी व्यक्ति है उसके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है, ताकि देखो मनुष्य का काम सिर्फ और सिर्फ खाना पीना सोना और मरना ही नहीं है। मनुष्य विकसित होना चाहता है, वो विकसित होना चाहता है, और विकसित होने के लिए स्टेट कुछ उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए, जैसे वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, अवसर की समानता हो, वो अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी पद, बड़े पद को प्राप्त कर सकता हो, यानी कि जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं, जैसे उसको प्रॉपर्टी राइट हो, उसके पास सभा बुलाने का अधिकार हो, या सरकार की जो ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें कोई फॉल्ट हो, करप्शन हो, तो उसके खिलाफ उसको धरना प्रदर्शन करने की, उसको उसका विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। तो तभी हम एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें हम सभी समुदायों के वर्गों के जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं, और तभी हम विभिन्न वर्ग और समुदायों का मतलब उस विकास में भागीदार बना सकते हैं। लेकिन जहां भी कम्युनिस्ट सरकारें होती हैं, वो कम्युनिस्ट सरकारें इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं देती हैं। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनका चुनाव स्वयं करते हैं, और ये हमारी इच्छा है कि मेरे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति कैसा हो। लेकिन जहां साम्यवादी सरकारें होती हैं, वो साम्यवादी सरकारें के अंदर जो वहां के जो लोग हैं वो अपने ही नेता के चुनाव में भाग नहीं लेते। जैसे अभी ताजा उदाहरण ये आपने देखा होगा कि कैसे चाइना के अंदर जो है ना, उस कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ने आजीवन शी जिनपिंग को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया है। हो सकता है वहाँ मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी जो निर्धारित करेगी, उसके महासचिव स्तर के जो पद हैं वो उनको वो भरते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ साम्यवादी सरकारें होती हैं, वो अपने शासकों का चुनाव भी नहीं कर सकते अच्छी प्रकार से, उनकी इच्छा नहीं होती कोई, फिर उनको सभा बुलाने का अधिकार नहीं होता है, उनको अपना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं होता है। वो कम्युनिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अगेंस्ट कोई और पॉलिटिकल पार्टी को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि वो पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना एक प्रकार से मनमाना शासन स्थापित करती है। तो यहाँ एक घटना घटती है, और वो घटना घटती है पोलैंड के अंदर 14 अगस्त 1980, यानी कि 14 अगस्त 1980 यानी 1980 को पोलैंड के अंदर एक घटना घटती है। पोलैंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम है गंडास्क शहर। एक शहर है गंडास्क शहर। उस गंडास्क शहर में एक कारखाना है, उसका नाम है लेनिन कारखाना। उस लेनिन कारखाने के अंदर क्या घटना घटती है कि एक क्रेन चालक महिला को बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई कारण बताए उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहाँ एक बात और आपने ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकारें होती हैं, कम्युनिस्ट सरकारें जितनी भी उस देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री वगैरह होती हैं, या जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका नेशनलाइज कर दिया जाता है, यानी कि वो सरकार के अंडर में होती हैं, उनके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल सरकार का होता है। तो वहाँ के जो उस कारखाने में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनको यूनियन ट्रेड बनाने का कोई राइट्स नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे आपने देखा हो अपने इंडिया के अंदर कई बार मजदूर जो हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं,
अपनी बोनस वृद्धि के लिए, अपने वेतन के लिए, काम की अच्छी दशाओं के लिए, या अपनी जो जॉब सिक्योरिटी है उसको लेकर के कई बार देखा होगा, कई बार किसी कारखाने में छटनी की जाती है और जो भी है तो वो धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। तो अपनी बात मनवाने का उनके पास राइट्स होता है, अधिकार होता है। लेकिन कम्युनिस्ट जो सरकारें होती हैं उनके अंदर इस प्रकार की यूनियन जो ट्रेड होती हैं, उन यूनियन ट्रेड को कोई मान्यता नहीं मिलती है। यानी कि वो धरना प्रदर्शन कुछ नहीं कर सकते किसी प्रकार का, उसका वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हुआ कि जो लेनिन कारखाना है उसमें क्रेन चालक महिला को नौकरी से बिना कोई कारण बताए निकाल दिया जाता है। तो जब उसको नौकरी से निकाल दिया गया तो उसके साथी जो कर्मचारी थे, जो काम करने वाले जो लोग थे, वो क्या होते हैं, वो हड़ताल पर चले जाते हैं, उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करते हैं। अब क्या होता है देखो, यहां इसी तरह से एक इलेक्ट्रिशियन, उस लेनिन कारखाने के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन था जो वहां एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पर वो काम करता था, उसका नाम था लेक वॉलेसा। लेक वॉलेसा, ये जो लेक वॉलेसा था, इसको भी इसी प्रकार जो है नौकरी से निकाल दिया गया था। और ये क्या करता है, उस बंदरगाह की जो दीवार है उसको कूद करके ये जो साथी जो हड़ताली जो कर्मचारी थे इनके साथ आकर के खड़ा हो जाता है और उस हड़ताल का वो नेतृत्व करता है। और वो हड़ताल जो है वो इतना उग्र रूप धारण कर लेती है, इतना उग्र रूप धारण कर लेती है, पूरे शहर में ये जो घटना जो थी, मजदूरों का जो आंदोलन था, पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था, इसको समर्थन मिलना शुरू हो गया था। और उस समर्थन में क्या हुआ कि सरकार भी दमन की नीति पर आ गई थी। लेकिन उसी समय हम देखते हैं जो घटनाएं जो थी वो यूएसएसआर के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि आपको पता है 1985 के अंदर गोरबाचोव जो है वो महासचिव बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के और फिर वो सत्ता में भी आते हैं। तो उस प्रतिस्पर्धा में, उस कोल्ड वार की प्रतिस्पर्धा में जो आर्थिक जो सिस्टम था, अर्थव्यवस्था का, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है यूएसएसआर का। और जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो आउटपुट है वो कम हो जाती है, हथियारों की होड़ हो जाती है उसी दौरान, क्योंकि उसको अमेरिका को प्रतिस्पर्धा करना, टक्कर देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार या फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ध्यान न दे पाना। तो उस प्रकार हम देखते हैं कि उसी दौर के अंदर यूएसएसआर जो है उसकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो अपने जो समर्थक राष्ट्र थे उनकी मदद करने में असमर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो हड़ताल जो थी वो काफ़ी सक्सेस हुई पोलैंड के अंदर लेक वालेसा के नेतृत्व में। उसी समय यूएसएसआर भी इनका ज़्यादा समर्थन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो खुद ही अपने घर में काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उसकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई थी कि अपने घर में इतना कमज़ोर हो गया था कि वो अपने साथी जो देश थे उनकी मदद करने में असमर्थ था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस हड़ताल ने वहाँ की जो गवर्नमेंट जो थी, जो पुलिस वर्कर्स, जो पार्टी का जो नेता था जारूजेल्स्की, उसको इतना मजबूर कर दिया, उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और फिर सरकार जो है वो उसके साथ एक प्रकार से कंप्रोमाइज करने की, एक प्रकार से नेगोशिएशन करने की, समझौता करने की मूड में आ गई थी। और लेक वालेसा और अपने साथियों के साथ वो सरकार के साथ डील करता है। वो अपनी 21 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आता है। उस 21 सूत्री कार्यक्रम में वो सबसे पहले डिमांड रखता है कि भाई एक तो अपने देश के अंदर स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ना, उसमें अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग पॉलिटिकल पार्टी भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो उसने सबसे पहले उसकी डिमांड ये थी कि भी देश के अंदर स्वतंत्र चुनाव करवाए जाने चाहिए। उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन जैसे अपने इंडिया में है जो स्वतंत्र तरीके से चुनाव करवाता है। तो उसने सबसे पहले ये डिमांड रखी। फिर उसने कहा कि भी लोगों के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, जैसे उनको सभा बुलाने का, बैठक करने का, बोलने का, अपने विचार अभिव्यक्त करने का, कोई भी व्यवसाय या अपना पेशा अपनाने का, इस प्रकार के कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों को मिलने चाहिए। तो ऐसे 21 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आता है, वो नेगोशिएशंस करता है, वो समझौता भी करता है, थोड़ा कंप्रोमाइज स्थिति में भी आती है सरकार। और फिर क्या होता है कि उसी दौर में लेक वालेसा जो है, लेक वालेसा एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करता है जिसका नाम है सोलिडेटरी।
ये पोलिश भाषा का शब्द है सॉलिडेटरी। उसमें वो क्या करता है, उस दल का वो निर्माण करता है, सॉलिडेटरी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, और ये काफ़ी जो है फेमस हो गया था पोलैंड के अंदर, काफ़ी इसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। और इस वजह से जब उसने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई सॉलिडेटरी, धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या जो है, इसकी सदस्य संख्या जो है वो 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी थी। और अब दिन आता है 1989 का। उस 1989 के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं पोलैंड के अंदर, और फिर वहाँ पर सॉलिडेटरी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो पार्टी जो है, जो वहाँ के जो 100 सीनेट के जो सदस्य थे, सीनेट कोई भी मतलब जो अंतिम जो राजनीतिक सभा होती है, जिसके पास कानून बनाने की शक्ति होती है, किसी देश में जैसे इंडिया में उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, जापान के अंदर उसको डाइट कहा जाता है, या जैसे फ्रांस के अंदर उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, अमेरिका के अंदर उसको कांग्रेस कहा जाता है, या जैसे रूस के अंदर उसको ड्यूमा कहा जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी नेशनल असेंबली है, या जैसे बांग्लादेश या उनके हम बात करें तो उनकी अपनी एक अलग प्रतिनिधि सभा होती है। तो ऐसे ही वहाँ की जो सीनेट है, उस सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है, और उनका जब चुनाव करवाया गया तो लेक वालेसा की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि 100 में से 99 सीट जो है वो जीत करके आता है सॉलिडेटरी पॉलिटिकल पार्टी, और वो अपनी सरकार बनाता है, वो प्रेसिडेंट चुना जाता है वहाँ का, और फिर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशंस बना करके लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दे करके एक स्वतंत्र चुनाव करवाने की, या जितने भी अपने मानव को विकसित होने की जो सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोनों उदाहरणों से कि चिले के अंदर जो एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करके पिनोसे के शासन में सरकार का निर्माण होता है, और पोलैंड के अंदर क्या होता है, पोलैंड के अंदर जो एक कम्युनिस्ट जो सरकार थी, जो लोगों को उन अधिकारों का समर्थन नहीं करती थी, और वो एक तानाशाह रवैये से वो शासन स्थापित कर रही थी। तो दोनों ही उदाहरणों में हम देखते हैं कि उन तानाशाही सरकारों का उन स्थानीय लोगों के या उस देश के लोगों के द्वारा विरोध किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, और फिर उन दोनों देशों के अंदर जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, संविधान बनाया गया, लोकतांत्रिक सरकारें, उत्तरदायी सरकारों का गठन, कुछ लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र का जो विस्तार है वो इस संसार के अंदर एक समान नहीं है, उसका अलग अलग जो है स्वरूप में हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्र का जो विस्तार है, उस विस्तार में कुछ हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे, और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि भाई जो लोकतंत्र का जो विस्तार है वो अब भी कायम है, अब भी जारी है। लोकतंत्र में अब भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, उसके अंदर भी कुछ त्रुटियां हैं। तो ये नहीं कि भी लोकतंत्र मतलब उसका स्वरूप पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी लोकतंत्र का जो विस्तार है वो जारी है। इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, खामियां हैं, उनको भी दूर करके संविधान संशोधन करके उनको भी मतलब उसका जो है विस्तार लोकतंत्र का वो अब भी जारी है। लेकिन जो विस्तार का जो चरण है, उस चरण के यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 के अंदर, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर रिपब्लिक स्टेट की डिमांड की गई थी, और उस रिपब्लिक स्टेट में कहा कि भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होने चाहिए, और वो सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, और वो उस सरकार के ऊपर कुछ कंट्रोल हो, संविधान का एक संविधान बनाया जाए, उस सरकार के ऊपर कंट्रोल हो। तो जैसे हम देखते हैं कि जो अमेरिका या फ्रांस जो ये अपने आप को ये कहते हैं कि भी हम संसार में लोकतंत्र के जन्मदाता हैं, तो वहाँ पर भी जब लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हुआ था या उनका निर्माण हुआ था, तो उस समय भी कुछ खामियां थी। वो पहला चरण हम देखते हैं तो आपको पता है कि फ्रांस के अंदर उस समय महिलाओं को और जो गरीब लोग थे उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं था, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। तो आपने देखा कि फ्रांस के अंदर दो प्रकार के नागरिक जो हैं वो उभर करके आए थे। एक तो पैसिव जो सिटीजन्स थे और एक थे एक्टिव सिटीजन्स।
यानी कि एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास वोटिंग राइट्स था, और पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, जैसे पीजेंट्स, फार्मर्स, वीमेन्स या वर्कर्स, इनको निष्क्रिय सिटीजन्स के तौर पर रखा गया था। और एक्टिव वो थे जो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, या वो 3 दिन के वेतन के समान टैक्स पे करते थे सरकार को। तो संपत्ति जो धारक थे और जो पढ़े लिखे लोग थे या जो नोबल क्लास जो थी उससे बिलोंग करने वाले लोगों के पास ही वोटिंग राइट्स था, और वही मतलब चुनाव लड़ सकते थे। तो महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को, उनको वोटिंग राइट से मतलब प्रदान नहीं किया गया था। तो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे हम देखते हैं महिलाओं को तो फ्रांस के अंदर 1946 के अंदर जाकर के वोटिंग राइट मिलता है। देखो कब 1789 का रिवॉल्यूशन होता है, और उनको वोटिंग राइट कब मिलता है, जाकर के 1946 में। अमेरिका में कब मिलता है? अमेरिका जो संसार में ये दम भरता है कि हम लोकतंत्र के अग्रदूत हैं, या लोकतंत्र की शुरुआत जो है वो संसार में करने वाले हम हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि 1920 के अंदर जो है महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है। इंग्लैंड के अंदर 1928 को मिलता है। संसार में सबसे पहला देश है जहाँ जो विमेंस को वोटिंग राइट मिला था 1893 के अंदर, और वो था न्यूजीलैंड। तो भारत में 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ था, तभी से यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार था। यदि हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो एफ्रो अमेरिकन लोग थे, उनको भी 1965 तक वोटिंग राइट नहीं था, और वो कहता है कि हम संसार के अग्रदूत हैं लोकतंत्र में। अश्वेतों को तो 1965 तक वोटिंग राइट ही नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, जो इसकी जो पृष्ठभूमि है, यदि हम देखते हैं तो 1789 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और फिर 1776 के अंदर जो 13 कॉलोनी थी इंग्लैंड की अमेरिका के अंदर, और 13 कॉलोनी जो है वो मतलब डिमांड करती हैं अपने लिबर्टी की, अपनी स्वतंत्रता की, और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका जो है एक नया देश बनता है 1776 में। 1789 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और फिर वहाँ लोगों को मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बाउंडेड स्तर के ऊपर कुछ उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, उनके पास लिबर्टी थी, इक्वलिटी थी, तो वो बाउंडेड थी। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि उन देशों में भी लोकतंत्र का विस्तार जो है, उस विस्तार का एक चरण है, उस विस्तार का एक उसकी पदावधि है, उसका एक अंतराल है, और अब भी लोकतंत्र में जो है उसमें गुंजाइश है सुधार की, तो उसका विस्तार अब भी हो रहा है। और इसके बाद जो आगे टॉपिक है हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।